एडजी पर आपका फिर से स्वागत है, जहां हम मिलकर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, सिर्फ याद नहीं करते। आज का एक्सटेंडेड एपिसोड है क्लास 8 सोशल साइंस, सीबीएसई क्लास 8 के चैप्टर रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप पर। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है स्वाति। ये लगभग 30 से 60 मिनट की आराम से चलने वाली रिवीजन जर्नी है। नोटबुक हो तो पास रख लेना, लेकिन सिर्फ सुनकर भी सीख सकते हो। जयपुर की एक स्टूडेंट अनन्या को डेट्स याद रहती थी, पर यह समझ नहीं आता था कि पॉलिटिकल मैप बार बार क्यों बदलता था। आज हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। दिल्ली सल्तनत, रीजनल रेजिस्टेंस, विजयनगर एम्पायर, मुगल्स, इकॉनमी, पीपल्स लाइव्स और एग्जाम टिप्स सब कवर होंगे। और सुनते समय एक छोटा सा काम करना, हर बड़े रूलर या एम्पायर के साथ दो बातें पकड़ना। उसने पावर कैसे बढ़ाई और लोगों या दूसरे राज्यों ने कैसी प्रतिक्रिया दी। यही चैप्टर का थिंकिंग फ्रेमवर्क है। अगर कोई डाउट आए, उसे रोकना मत, मन में क्वेश्चन बनाकर आगे का एक्सप्लेनेशन सुनना। अंत में हम उसी डाउट को एक्टिव रिकॉल से टेस्ट करेंगे। हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले पीरियड और फॉरेन इन्वेजन्स का कॉन्टेक्स्ट, फिर दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज, उसके बाद रेजिस्टेंस और विजयनगर एम्पायर, फिर बाबर से मुगल एम्पायर तक का शिफ्ट, आगे अकबर की पॉलिसीज, औरंगजेब का एक्सपेंशन और डिक्लाइन, अलग अलग रेजिस्टेंस मूवमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और कॉमन पीपल की लाइफ्स। हर हिस्से के बाद छोटा रिकैप होगा, ताकि इंफॉर्मेशन एक कनेक्टेड स्टोरी बने। सबसे पहले चैप्टर की टाइम बाउंड्री समझो। यहाँ मेडिवल पीरियड का मतलब 11 से 17 सेंचुरीज का समय है। सोर्स ये भी सावधानी बताता है कि मेडिवल शब्द ओरिजिनली यूरोपियन हिस्ट्री के लिए इस्तेमाल हुआ था, इसलिए इंडिया और यूरोप की हिस्ट्री को बिल्कुल एक जैसा नहीं मानना चाहिए। एग्जाम में इसे बैलेंस्ड तरीके से लिखना यूजफुल रहेगा। चैप्टर डेट्स की भारी लिस्ट नहीं देता, बल्कि रेफरेंस पॉइंट्स पर फोकस करता है। 12/6 में दिल्ली सुल्तानत की एस्टेब्लिशमेंट, 1326 में मेवाड़ किंगडम का री एस्टेब्लिशमेंट, 1336 में विजयनगर एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट, 1347 में बहमनी सल्तनत, 1398 में तिमूर का दिल्ली अटैक और 1498 में पोर्चुगीज अराइवल। इन डेट्स को टाइमलाइन की तरह देखो, आइसोलेटेड फैक्ट्स की तरह नहीं। एक सेकंड पॉज करके सोचो। अगर आर्मीज, ट्रेडर्स, स्कॉलर्स और स्पिरिचुअल फिगर्स अलग अलग रीजन्स में ट्रैवल कर रहे थे, तो मैप्स क्यों इंपॉर्टेंट होंगे? क्योंकि मैप हमें सिर्फ बाउंड्री नहीं दिखाता, वह डिस्टेंस, ज्योग्राफी, रूट्स और रेजिस्टेंस समझने में मदद करता है। इसलिए चैप्टर पढ़ते समय टाइमलाइन और मैप को साथ रिवाइज करना सिर्फ डेट्स रटने से बेहतर है। अब फॉरेन इन्वेजन्स पर आते हैं। इन्वेजन्स हिंदू कुश माउंटेन्स के पार से आए और इंडिया का पॉलिटिकल मैप बदलने लगा। कई इन्वेडर्स सेंट्रल एशियन, तुर्किक या अफगान ओरिजिन के थे। उनके मोटिव्स एक जैसे नहीं थे, लेकिन रिचेस, टेरिटोरियल एम्बिशन और कभी-कभी अपने रिलीजियस वर्शंस को फोर्स के थ्रू फैलाने की इच्छा महत्वपूर्ण फैक्टर्स थे। यहाँ कॉमन मिस्टेक है कि पूरा पीरियड सिर्फ रूलर्स की बैटल्स मान लिया जाए। चैप्टर के बिग क्वेश्चंस 3 हैं: बाउंड्रीज कैसे बदली, सोसाइटी ने इन्वेजन्स का रिस्पॉन्स कैसे दिया, और इंस्टेबिलिटी के बीच इकोनॉमी कैसे अडेप्ट हुई। यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री भी पढ़नी है। यही होलिस्टिक आंसर की है। पॉलिटिकल मैप रीशेप होने का मतलब है कि पावर सेंटर्स, कंट्रोल टेरिटरीज और बाउंड्रीज बदलती रहीं। कोई एम्पायर एक्सपैंड करता, नेबरिंग किंगडम रेजिस्ट करता, फिर रीजनल सल्तनत इंडिपेंडेंट हो जाती या नया एम्पायर उभरता। इसलिए चैप्टर में राइज और फॉल साथ साथ चलते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का अर्थ ये नहीं कि हर जगह हर समय एक जैसा केओस था। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? फॉरेन इन्वेजन्स के 2 डायरेक्ट इफेक्ट्स बताओ। पहला, पुराने रूलर्स और डायनेस्टीज का फॉल या वीकनिंग। दूसरा, नए पॉलिटिकल सेंटर्स और डायनेस्टीज का राइज। अगर आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो दिल्ली सल्तनत, रीजनल किंगडम्स, विजयनगरा और मुगल एम्पायर को एग्जाम्पल्स की तरह जोड़ सकते हो। अब दिल्ली सल्तनत, ये 1192 में किंग पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद बने पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जुड़ी और 12/6 में फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड हुई। इसके अंतर्गत 5 सक्सेसिव तुर्किक अफगान डायनेस्टीज आईं: मामलक्स, जिन्हें स्लेव डायनेस्टी भी कहा गया, खिलजीज, तुगलक्स, सैयद्स और लॉडियस।
यह सीक्वेंस एग्जाम में कॉमनली टेस्टेड हो सकता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल पूरे सबकॉन्टिनेंट पर लगातार नहीं था। नॉर्दर्न इंडिया के कुछ हिस्से उसके अंडर आए, जबकि ईस्टर्न गंगास ईस्ट में और होयसला साउथ में एडवांस रेजिस्ट करते रहे। ये किंगडम सिर्फ मिलिट्री ऑब्स्टेकल्स नहीं थे, वे आर्ट, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्राइविंग सेंटर्स भी बने रहे। ये पॉइंट मैप और सोसाइटी दोनों से जुड़ता है। सल्तनत पीरियड की एक बड़ी फीचर थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए मिलिट्री कैंपेन्स होते थे, जिनमें विलेजेस और सिटीज रेड होते, वेल्थ प्लंडर होती और टेम्पल्स तथा सीट्स ऑफ लर्निंग को नुकसान पहुंचता। सक्सेशन भी अक्सर वायलेंट थी। लगभग 2 में से 3 सुल्तान्स ने प्रीडिसेसर को हटाकर पावर ली, इसलिए एवरेज रेन हार्डली 9 ईयर्स से अधिक था। अलाउद्दीन खिलजी का एग्जाम्पल देखो। उसने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के बड़े क्षेत्रों में कैंपेन्स चलाए और मंगोल इन्वेजन्स को भी रिपेल किया। उसके स्लेव जनरल मलिक काफूर ने साउथ की ओर रीच बढ़ाई। कॉन्कर्ड किंगडम से मिली प्लंडर्ड वेल्थ ने एनार्मस मिलिट्री अपैरेटस को फिनांस किया, लेकिन उन कैंपेन्स ने लोगों, सेक्रेट सेंटर्स और लोकल इकोनॉमीज पर भारी असर भी डाला। एग्जाम पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी को सिर्फ एक्सपेंशन के लिए याद मत करो। उसके समय में मंगोल फोर्सेस के अटैक्स को रोका गया और मलिक काफूर ने साउथवर्ड एक्सपेंशन की, लेकिन सोर्स मिलिट्री एक्सपेंशन, प्लंडर और डिस्ट्रक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखाता है। आंसर में रूलर की अचीवमेंट और उसके इम्पैक्ट दोनों लिखोगे तो एनालिसिस स्ट्रॉन्गर होगा। एक क्विक चेक। दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज में कौन सी डायनेस्टी सबसे पहले आती है और कौन सी लास्ट? पहले सोचो, फिर आंसर बोलो। मामलक्स फर्स्ट और लोडीज लास्ट। बीच में खिलजीज, तुगलक्स और सैयद्स आते हैं। स्पेलिंग में खिलजी और खिलजी जैसी ऑल्टरनेटिव्स मिल सकती हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को स्पेलिंग से कंफ्यूज मत करना। मोहम्मद बिन तुगलक का सेक्शन एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। एम्बिशियस आइडिया हमेशा सक्सेसफुल पॉलिसी नहीं बनता। उसने कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने की योजना बनाई। शायद सेंट्रल लोकेशन से एम्पायर पर बेहतर कंट्रोल का विचार था। लोगों को 1000 किलोमीटर से अधिक यात्रा करनी पड़ी और कुछ वर्षों बाद कैपिटल वापस दिल्ली ले जानी पड़ी। इस पॉलिसी को एक्सप्लेन करते समय सिर्फ ये मत लिखना कि तुगलक फूलिश था। बेटर आंसर ये होगा कि आइडिया का पॉसिबल ऑब्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पुअरली एग्जीक्यूटेड हुआ। फोर्स ट्रैवल, दोनों ट्रांसफर्स से हुआ लॉस ऑफ लाइफ और शॉर्ट लिव्ड रिजल्ट ने पॉलिसी को फेलियर बना दिया। इंटेंट और एग्जीक्यूशन का डिफरेंस समझना जरूरी है। दूसरी पॉलिसी थी टोकन करेंसी। चीप कॉपर कॉइन्स को सिल्वर या गोल्ड कॉइन्स के बराबर वैल्यू दी गई। आइडिया अपने आप में प्रोग्रेसिव था, क्योंकि आज की करेंसी भी टोकन वैल्यू पर काम करती है। लेकिन उस समय पीपल ने कॉपर कॉइन्स काउंटरफीट करने शुरू किए। ट्रेड में कंफ्यूजन हुआ और इकोनॉमी डिक्लाइन हुई। ये केस पॉलिसी डिजाइन और पब्लिक ट्रस्ट दोनों सिखाता है। तुम्हें कौन सा एग्जाम्पल पॉलिसी फेलियर समझाने के लिए ज्यादा यूजफुल लगता है? कैपिटल शिफ्ट या टोकन करेंसी? दोनों का लॉजिक अलग है। कैपिटल शिफ्ट में एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन कॉस्ट दिखती है। टोकन करेंसी में ट्रेड, काउंटरफीटिंग और इकोनॉमिक कंफ्यूजन। इसलिए क्वेश्चन के वर्डिंग के हिसाब से एग्जाम्पल चूज करना ब्लाइंडली एक ही फैक्ट लिखने से बेहतर है। सुल्तान्स और कोर्ट एलीट लग्जूरियस पैलेसेस, इलाबरेट क्लोथिंग, ज्वेलरी और फाइन फूड एंजॉय करते थे। ये वेल्थ मिलिट्री प्लंडर, टैक्सेस और स्लेव ट्रेड से आती थी। लेकिन प्लंडर ट्रेड नेटवर्क्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचाती थी। इसलिए रूलर की लग्जरी और कॉमन पीपल की हार्डशिप के बीच बड़ा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी था। यही सोशल इम्पैक्ट आंसर में लिखना चाहिए। जिज़िया को भी केयरफुली समझो। कुछ सुल्तान्स ने नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पर यह टैक्स लगाया, जिसके बदले प्रोटेक्शन और मिलिट्री सर्विस से एग्जेम्पशन बताई जाती थी। लेकिन प्रैक्टिस में रूलर के अनुसार यह इकोनॉमिक बर्डन और पब्लिक ह्यूमिलिएशन बन सकता था और कन्वर्जन के लिए फाइनेंशियल तथा सोशल प्रेशर क्रिएट करता था। इसे न्यूट्रल टैक्स कह देना कॉमन मिस्टेक है। 1398 में तिमूर ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर इन्वेजन किया और दिल्ली पर डेवास्टेटिंग अटैक किया। लार्ज नंबर्स किल्ड या एंस्लेव्ड हुए और सिटी रूइंस में बदल गई।
तिमूर प्लंडर लेकर वापस चला गया, लेकिन पीछे केओस छोड़ गया। इसके बाद लोदीस ने दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी एस्टैब्लिश की, पर तब तक टेरिटरी काफी श्रिंक हो चुकी थी। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। सल्तनत एक्सपेंशन और इंस्टेबिलिटी साथ साथ चले। एक तरफ टेरिटरी बढ़ी, दूसरी तरफ वायलेंट सक्सेशन, प्लंडर, टैक्सेशन, रीजनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल अटैक्स ने कंट्रोल कमजोर किया। अगर तुम इसे वन लाइन कंक्लूजन में लिखो तो कह सकते हो कि एक्सपांशन ने टेम्पोररी पावर दी, पर स्टेबल इंटीग्रेशन नहीं। यही एडजी का एक छोटा लर्निंग मोमेंट नेचुरली फिट होता है। अगर कैपिटल शिफ्ट और टोकन करेंसी के बीच डिफरेंस बार बार भूलता है तो एडजी को एग्जैक्ट डाउट पूछकर दोनों को स्टेप बाय स्टेप कंपेयर कर सकते हो। फिर बिना नोट्स देखे अपना आंसर बोलना। एक्टिव रिकॉल में डिफिकल्टी महसूस होना फेलियर नहीं, लर्निंग का सिग्नल है। दिल्ली सल्तनत को रेजिस्टेंस कई डायरेक्शन से मिला। ईस्टर्न गंगा किंगडम ऑफ कलिंगा को सबड्यू नहीं किया जा सका। नरसिम्हादेवलाई ने सल्तनत के अटैक्स रिपेल किए, बंगाल की गवर्नर को हराया और विक्ट्रीज की मेमोरी में कोणार्क का फेमस सूर्य टेम्पल बनवाया। यह एग्जाम्पल बताता है कि मिलिट्री रेजिस्टेंस के साथ कल्चरल क्रिएशन भी चल रही थी। तुगलक पीरियड में मुसनूरी नायकास तेलुगु चीफटेंस ने रीजन के 75 से अधिक चीफटेंस को साथ लाकर कन्फेडरेसी बनाई। इस ग्रुप ने वारंगल से मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को एक्सपेल किया। सोचो, उस समय इतने लीडर्स को साथ लाना कितना डिफिकल्ट रहा होगा। ये कोऑपरेशन और लोकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। बहमनी सल्तनत मिड 14th सेंचुरी में उभरी और डेक्कन के बड़े हिस्से पर कुछ समय कंट्रोल रखा। गुजरात, बंगाल और दूसरे रीजियंस में भी इंडिपेंडेंट सुल्तनत्स बनी। इससे अलायंसेस और फ्रीक्वेंट वॉर्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना। राजस्थान के पार्ट्स भी दिल्ली के रीच से बाहर रहे, जहां मेवाड़ के राणा कुंभा ने इन्वेजन्स रिपेल किए। राणा कुंभा और कुंभलगढ़ फोर्ट को साथ याद रखो। फोर्ट अरावली हिल्स में स्ट्रॉन्ग होल्ड था और उसकी मैसिव वॉल लगभग 36 किलोमीटर्स लंबी बताई गई है। फॉरेस्ट और स्टीप स्लोप्स जैसे लोकेशंस डिफेंसिव एडवांटेज देते थे। मैप क्वेश्चन में ज्योग्राफी को सिर्फ प्लेस नेम की तरह नहीं, स्ट्रैटेजी के फैक्टर की तरह एक्सप्लेन करना। एक सेकंड पॉज करके रिकॉल करो। दिल्ली सल्तनत की रेजिस्टेंस के 3 एग्जाम्पल्स कौन से हैं? कलिंगा अंडर ईस्टर्न गंगास, मुसनूरी नायकास एट वारंगल और मेवाड़ अंडर राणा कुंभा। अगर चौथा जोड़ना हो तो इंडिपेंडेंट रीजनल सल्तनत इंक्लूडिंग बहमनी सल्तनत लिख सकते हो। आंसर में रीजन और रिस्पॉन्स दोनों मेंशन करना। अब साउथ की ओर चलते हैं। जब दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकली अनस्टेबल हो रही थी, हरिहरा और बुक्का नाम के 2 ब्रदर्स ने दिल्ली की अथॉरिटी रिजेक्ट करके इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया। यही आगे चलकर विजयनगर एम्पायर बना और सदर्न इंडिया में मेजर पावर बना। इसका राइज चैप्टर में रीजनल स्ट्रेंथ और पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स का एग्जाम्पल है। विजयनगर की फाउंडिंग से जुड़ी हम्पी वाली पॉपुलर फोकलॉर भी इंटरेस्टिंग है। हरिहरा और बुक्का ने एक हार को हाउंड्स के पीछे चेस करते देखा। उनके गुरु विद्यारण्य ने इसे अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ और करेज का सिंबल माना और उसी स्थान पर कैपिटल बनाने की सलाह दी। इसे हिस्टोरिकल प्रूफ की तरह नहीं, पॉपुलर फोकलोर की तरह लेबल करना। विजयनगर के नॉर्थ में बहमनी सल्तनत मेजर राइवल थी। बाद में बहमनी स्टेट 5 डेक्कन सल्तनत्स में फ्रेगमेंट हुई: बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर और बीदर। विजयनगर रूलर्स का कॉन्फ्लिक्ट पहले 2 स्टेट्स और ईस्ट में गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा से भी था, यानी साउथ का पॉलिटिकल मैप भी अलायंसेस और राइवलरी से शेप था। कृष्णदेवराय के रूल में विजयनगर एम्पायर पीक पर पहुंचा। उसने डेक्कन में एम्पायर की डोमिनेंस एक्सपैंड और सिक्योर की। उसकी पहचान केवल मिलिट्री रूलर की नहीं थी। उसने संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ पोएट्स तथा स्कॉलर्स को पैट्रोनेज दिया। उसने तेलुगु में मुक्तम लदा कंपोज की, जिसमें गुड गवर्नेंस पर रजांती सेक्शन भी था। कृष्णदेवराय ने टेम्पल्स को ग्रांट्स दिए, जिनमें तिरुपति और कैपिटल का विट्ठला टेम्पल शामिल थे। विजयनगर सिटी में ग्रैंड टेम्पल्स, पैलेसेस और अदर बिल्डिंग्स थे, इसलिए उसके पीरियड को मिलिट्री पावर और कल्चरल रेनेसांस दोनों से कनेक्ट करो। एग्जाम में केवल यह लिखना कि एम्पायर पावरफुल था इनकम्प्लीट रहेगा। कल्चरल पेट्रोनेज भी कीवर्ड है।
फॉरेन ट्रैवलर्स ट्रेड के लिए विजयनगरा आते थे। पोर्चुगीज ट्रैवलर्स हॉर्सेस बेचते थे और किंग उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट देता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि प्रेशियस हॉर्सेस एनिमी किंगडम्स को मिले। डोमिंगो पेस ने सिटी को बहुत बड़ा, ब्यूटीफुल, वेल सप्लाइड और बिजी मार्केट्स वाला बताया। ये सोर्स हमें अर्बन लाइफ और ट्रेड की पिक्चर देता है। अब फॉल। कृष्णदेवराय की डेथ 1529 में इलनेस से हुई। 1565 में डेक्कन सल्तनत ने कोएलिशन बनाकर रामराया के नेतृत्व वाली विजयनगरा फोर्सेस को बैटल ऑफ तालिकोटा में हराया। सिटी कई महीनों तक सैक्ड हुई। हाउसेस, शॉप्स, पैलेसेस और टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हुए और सिविलियन पॉपुलेशन को भी भारी नुकसान हुआ। बाद में एम्पायर स्मॉलर नायका रीजन्स में फ्रैगमेंट हो गया। क्विज टाइम। विजयनगरा के राइज के 3 पिलर्स बोलो। फाउंडर्स, पीक रूलर और कल्चरल आइडेंटिटी। आंसर होगा हरिहरा और बुक्का। कृष्णदेवराय और मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ लिटरेचर, टेम्पल्स, आर्किटेक्चर तथा ट्रेड। फॉल के लिए बैटल ऑफ तालिकोटा। 1565 और बाद का फ्रेगमेंटेशन याद रखो। यह कॉम्पैक्ट आंसर फ्रेम रिवीजन में बहुत काम आएगा। अब तक नॉर्थ में दिल्ली सल्तनत और साउथ में विजयनगरा को कंपेयर करो। दिल्ली सल्तनत ने नॉर्दर्न टेरिटरीज एक्सपैंड की पर रेजिस्टेंस और इंस्टेबिलिटी से जूझी। विजयनगरा एक सदर्न इंडिपेंडेंट पावर के रूप में उभरी, मिलिट्री और कल्चरल पीक तक पहुंची, फिर कोएलिशन की डिफीट के बाद टूट गई। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों की पॉलिटिक्स वॉरफेयर और रीजनल राइवलरी से प्रभावित थी। अब मुगल एम्पायर की शुरुआत। बाबर तुर्किक मंगोल रूलर और मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था। वह समरकंद से निकाले जाने के बाद इंडिया की ओर आया और तिमूर का डिसेंडेंट था। 1526 में उसने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराया। गन पाउडर, फील्ड आर्टिलरी और मैचलॉक गन्स ने इस बैटल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पानीपत की विक्ट्री ने दिल्ली सल्तनत का फाइनल एंड किया और मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी। बाबर के बाद 1513 हुमायूं को एम्पायर होल्ड करने में डिफिकल्टी हुई। शेर शाह सूरी ने नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्से में सुर एम्पायर बनाया और लास्टिंग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, लेकिन हुमायूं ने लॉस्ट ग्राउंड रिकॉन्कर कर लिया। हेमू एक स्किल्ड मिलिट्री कमांडर और वजीर था। उसने दिल्ली कैप्चर करके हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से थोड़े समय रूल किया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर की फोर्सेस से सामना हुआ। वह घायल होकर कैप्चर्ड हुआ और अकबर ने दिल्ली फिर से मुगल्स के लिए रिक्लेम की। इस सीक्वेंस को बाबर और अकबर के पानीपत बैटल से अलग रखना। अकबर सिर्फ 13 इयर्स की एज में एम्परर बना। जब हुमायूं की एक्सीडेंटल डेथ हुई, उसके अर्ली कॉन्क्वेस्ट में ब्रूटैलिटी दिखी, जैसे चित्तौड़ का लॉन्ग सीज और सिविलियंस पर अत्याचार। लेकिन एम्पायर ग्रो होने के साथ उसने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज अपनाई। मैरिज अलायंसेस, राजपूत और रीजनल लीडर्स को कोर्ट में जगह, जिजिया अबॉलिशन और सुलह ही कुल की पॉलिसी। सुल ई कुल का अर्थ है पीस विद ऑल, यानी सभी फेथ्स के प्रति टॉलरेंस। अकबर ने इंटरफेथ डायलॉग्स प्रमोट किए, हिंदू ऑफिशियल्स को हाई पोजीशंस दिए और कई राजपूत रूलर्स का सपोर्ट पाया। यहाँ चैप्टर अकबर को वन डायमेंशनल रूलर नहीं बनाता। उसके रेन में अर्ली वायलेंस भी है और लेटर स्टेबलाइजिंग टॉलरेंस भी। यही कॉम्प्लेक्सिटी आंसर में दिखानी है। अकबर ने पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट में इंटरेस्ट लिया, स्कॉलर्स को कोर्ट में बुलाया और फतेहपुर सिकरी में हाउस ऑफ ट्रांसलेशन एस्टेब्लिश किया। महाभारत, रम्या भगवत जीटी और पंचतंत्र जैसे संस्कृत टेक्स्ट पर्शियन में ट्रांसलेट हुए। इससे गवर्नेंस के साथ कल्चरल एक्सचेंज भी जुड़ता है। अकबर की लिटरेसी नहीं थी, फिर भी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी स्ट्रांग थी। जहांगीर ने आर्ट और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट शेयर किया। शाहजहां ताजमहल के लिए स्पेशली रिमेंबर्ड है। हुमायूंस टूम, दिल्ली और आगरा के रेड फोर्ट्स, कैलीग्राफी और मिनिएचर पेंटिंग भी इसी ब्रॉडर कल्चरल फ्लावरिंग का हिस्सा है। एग्जाम में मुगल कंट्रीब्यूशन पूछी जाए तो आर्किटेक्चर के साथ लिटरेचर, ट्रांसलेशन, म्यूजिक और पेंटिंग भी जोड़ना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ और आंसर तुरंत मत सुनना। अकबर ने एम्पायर को केवल मिलिट्री फोर्स से स्टेबल क्यों नहीं किया? सोचो। बेटर एक्सप्लेनेशन होगा कि उसने अलायंसेस, इंक्लूसिव अपॉइंटमेंट्स, इंटरफेथ डायलॉग और टैक्स पॉलिसी जैसे पॉलिटिकल टूल्स यूज किए।
इसे कई रीजनल पावर्स का सपोर्ट मिला और एम्पायर को लॉन्गर स्टेबिलिटी मिली। औरंगजेब ने ब्रदर्स को डिफीट करके और फादर शाहजहां को इम्प्रिजन करके थ्रोन लिया। उसके रेम में मुगल एम्पायर की ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुई, खासकर साउथ में। लेकिन कंटिन्यूस रिबेलियंस, लंबे डेक्कन कैंपेन्स, ह्यूज आर्मीज और डिप्लीटेड ट्रेजरी ने एडमिनिस्ट्रेशन पर स्ट्रेन डाला। 1707 में उसकी डेथ के बाद डिक्लाइन तेज होने का ये एक मेजर फैक्टर माना जाता है। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज अकबर से अलग थी। उसने कोर्ट में म्यूजिक और डांस जैसी प्रैक्टिसेस को बैन किया, नॉन मुस्लिम्स पर जीजिया फिर लगाया और हिंदूज की पिलग्रिमेज टैक्स भी रीइम्पोज की। सोर्स यही भी बताता है कि स्कॉलर्स उसके मोटिव्स में पॉलिटिकल और पर्सनल रिलीजियस दोनों एस्पेक्ट्स पर चर्चा करते हैं, इसलिए ओवर सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट से बचना। औरंगजेब के फरमान्स में टेम्पल्स और स्कूल्स के डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स भी मिलते हैं और डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इंक्लूडिंग सूफीज तथा ज़ोरास्ट्रियंस के परसिक्यूशन का उल्लेख है। साथ ही सोर्स कुछ टेम्पल्स को ग्रांट्स और प्रोटेक्शन देने के एग्जाम्पल्स की स्कॉलरली डिस्कशन भी बताता है। हिस्ट्री पढ़ते समय एविडेंस के अलग एस्पेक्ट्स को एक्नॉलेज करना अकेडमिकली रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है। मिनी रिकैप। बाबर ने 1526 में पानीपत विक्ट्री से मुगल फाउंडेशन रखी। हुमायूं को स्ट्रगल करना पड़ा। शेर शाह सूरी का सुर एम्पायर आया। फिर अकबर ने एक्सपेंशन के साथ स्टेबलाइजेशन और सलह इकुल अपनाया। जहांगीर और शाहजहां के समय आर्ट्स और आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड। औरंगजेब ने मैक्सिमम एक्सपेंशन किया, पर वॉर और पॉलिसीज ने स्ट्रेन बढ़ाया। मुगल अथॉरिटी के विरुद्ध रेजिस्टेंस कई सोशल ग्रुप से आया। जाट पीजेंट्स ने हार्श एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ रिबेलियन की। भील्स, गोंड, संथाल्स और कोक्स ने टेरिटरी एनेक्स करने या टैक्सेस इंपोज करने की कोशिशों का विरोध किया। कुछ ग्रुप्स सबड्यू या इंटीग्रेट हुए, लेकिन फॉरेस्टेड, हिली और रिमोट रीजन्स के कई कम्युनिटीज ने इंडिपेंडेंस का डिग्री बनाए रखा। रानी दुर्गावती गढ़ा किंगडम की वैलेंट क्वीन थी। उन्होंने प्रॉस्पेरस किंगडम रूल किया, आर्मी मेंटेन की और इन्वेजन्स रिपेल किए। 1564 में अकबर के जनरल ने अटैक किया। आउटनंबर्ड और वीकर वेपन्स के बावजूद उन्होंने फाइट की और कैप्चर से बचने के लिए बैटलफील्ड में अपना जीवन समाप्त किया। उनका सैक्रिफाइस रीजनल प्राइड और रेजिस्टेंस का सिंबल बना। राजपूत रेजिस्टेंस में मेवाड़ और मारवाड़ इंपॉर्टेंट है। राणा कुंभा ने इन्वेजन्स रिपेल किए। राणा संगा ने कई राजपूत क्लैंस यूनाइट किए, लेकिन बाबर से बैटल ऑफ खानवा में हार गए। महाराणा प्रताप ने मुगल सुजेरेंटी स्वीकार नहीं की। 1576 के हल्दी घाटी कॉन्फ्रेंटेशन के बाद उन्होंने अरावली हिल्स से गरिला वॉरफेयर जारी रखा और भिल्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब है छोटे ग्रुप्स द्वारा लोकल टेरेन की नॉलेज का इस्तेमाल करके सरप्राइज अटैक्स और एम्बुशेस करना। महाराणा प्रताप के केस में अरावलीज और भील्स की टेरेन नॉलेज यूजफुल रही। ज्योग्राफी यहाँ पैसिव बैकग्राउंड नहीं है, वह मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक्टिव रिसोर्स बन जाती है। यह फ्रेज आंसर में प्रिसाइसली लिखना। अहोम्स 13th सेंचुरी में प्रेजेंट डे म्यांमार से ब्रह्मपुत्र वैली आए और वहां किंगडम बनाया। उनका पैक सिस्टम हर एबल बॉडीड मैन से लेबर या मिलिट्री सर्विस मांगता था, बदले में लैंड राइट्स मिलते थे। इससे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्ज स्टैंडिंग फोर्स मेंटेन करने में मदद मिली, बिना परमानेंट आर्मी पर पूरा डिपेंड किए। अहोम्स ने लोकल कल्चर एसिमिलेट किया, एग्रीकल्चर प्रमोट की और डाइवर्स फेथ्स को एनकरेज किया। जब मुगल फोर्सेस ने अटैक किया, अहोम्स ने फॉरेस्ट्स, हिल्स और रिवर्स का उपयोग किया। 1671 की बैटल ऑफ साराघाट में लचित बोरफुकन और लगभग 10,000 मैन ने लगभग 30,000 मुगल सोल्जर्स को हराया। अंततः अहोम्स ने इंडिपेंडेंस प्रिजर्व की। सिख ट्रेडिशन की शुरुआत 15th सेंचुरी पंजाब में गुरु नानक के मैसेज से हुई, इक्वालिटी, कंपैशन और वननेस ऑफ गॉड। बाद में परसिक्यूशन के रिस्पांस में सिख गुरुज ने मार्शल ट्रेनिंग और डिफेंस पर भी फोकस किया। गुरु अर्जन की एग्जीक्यूशन के बाद गुरु हरगोबिंद ने सिख आर्मी बनाई। गुरु तेग बहादुर की मार्टरडम के बाद गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा एस्टैब्लिश किया। खालसा को मार्शल ब्रदरहुड के रूप में समझो, जो जस्टिस, इक्वालिटी और डिफेंस ऑफ फेथ के लिए कमिटेड थी। गुरु ग्रंथ साहिब ट्रूथफुलनेस, कंपैशन,
ह्यूमिलिटी और सेल्फ कंट्रोल जैसे वैल्यूज पर जोर देता है। चैप्टर का इम्पोर्टेंट आइडिया यह है कि स्पिरिचुअल मूवमेंट बदलती पॉलिटिकल कंडीशंस में सोशल और मिलिट्री रिस्पॉन्स भी डेवलप कर सकता है। अब रेजिस्टेंस का एक्टिव रिकॉल। मुगल्स के खिलाफ 4 अलग रिस्पॉन्सेस बोलो। पीजेंट, ट्राइबल, रीजनल और रिलीजियस कम्युनिटी बेस्ड। पॉसिबल एग्जाम्पल्स हैं जट पेजेंट्स, भील्स या गोंड्स, महाराणा प्रताप और राजपूत्स तथा सिख गुरुज और खालसा। हर एग्जाम्पल के साथ कॉज और मेथड जोड़ना, तभी आंसर डिस्क्रिप्टिव से एनालिटिकल बनेगा। अब हम पॉलिटिकल स्टोरी से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आ रहे। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान पॉलिटिकल और मिलिट्री हेड था, एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखता था और मिनिस्टर्स की काउंसिल से असिस्टेड होता था। इक्ता सिस्टम में टेरिटरीज नोबल्स को असाइन की जाती थीं ताकि वे टैक्सेस कलेक्ट करें और एक्सपेंसेस के बाद ट्रेजरी तथा आर्मी को सपोर्ट मिले। इक्ता सिस्टम का इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पोस्ट हेरिडिटरी नहीं थी। इससे सेंट्रल अथॉरिटी के प्रति लॉयल्टी बनाए रखने की कोशिश होती थी। लेकिन टैक्सेशन का बर्डन पेजेंट्री पर सबसे अधिक पड़ता था और रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन कई बार क्रूअल था। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन केवल ऑफिसेस की लिस्ट नहीं, पावर, रेवेन्यू और ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स के रिलेशनशिप का सिस्टम भी है। अकबर ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रेटर कंट्रोल और एफिशिएंसी के लिए रीऑर्गेनाइज किया। दीवान फाइनेंसेस देखता था, मीर बख्शी मिलिट्री मैटर्स, खान ए समन पब्लिक वर्क्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और रॉयल हाउसहोल्ड, जबकि सदर जस्टिस, रिलीजियस और एजुकेशनल मैटर्स संभालता था। प्रोविंसेस में चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ यह मशीनरी लागू की गई। मनसबदारी सिस्टम भी याद रखो। मनसबदार्स अपने रैंक के अनुसार एलिफेंट्स, हॉर्सेस, कैमल्स और ट्रूप्स की प्रिसाइज संख्या मेंटेन करते थे। उन्हें अक्सर जागीर्स के रूप में पेमेंट मिलती थी, इसलिए जागीरदार्स भी कहा जाता था। रेगुलर इंस्पेक्शंस होती थी। इसे शॉर्ट नोटिस पर आर्मी असेंबल की जा सकती थी, बिना बहुत बड़ी परमानेंट सेंट्रल आर्मी मेंटेन किए। टोडर माल ने क्रॉप यील्ड्स और प्राइसेस के डिटेल सर्वेस पर आधारित रेवेन्यू सिस्टम डेवलप किया। लैंड सर्वे और क्रॉप वाइज प्राइस असेसमेंट से रेवेन्यू कलेक्शन स्ट्रेंथन हुआ। विलेज लेवल पर ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स काफी हद तक कंटिन्यू करते रहे। कंपैरिजन आंसर में लिख सकते हो कि दोनों सिस्टम्स सेंट्रल अथॉरिटी पर आधारित थे, लेकिन मुगल फ्रेमवर्क अधिक ऑर्गेनाइज्ड चेक्स और स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स दिखाता है। अब पीपल्स लाइव्स और इकोनॉमी। पॉलिटिकल चेंजेस के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर, आर्टिसनल इंडस्ट्रीज, कम्युनिटी और टेम्पल बेस्ड इकोनॉमीज तथा एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स पर टिके रही। गिल्ड्स, प्रोफेशनली डिफाइंड कम्युनिटीज और क्रेडिट सिस्टम्स ने डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक लाइफ को सपोर्ट किया। इसलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का कंप्लीट एंड नहीं था। एग्रीकल्चर मेन स्टे थी। इरिगेशन के एक्सपेंशन से मल्टीपल क्रॉप्स उगाना पॉसिबल हुआ, जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन और स्पाइसेस। कॉटन ने टेक्सटाइल प्रोडक्शन को सपोर्ट किया। क्राफ्ट्स पीपल वेपन्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी बनाते थे। शिप बिल्डिंग भी बढ़ी, जिससे रिवर और ओवरसीज ट्रेड नेटवर्क्स मजबूत हुए। लेकिन पेजेंट्री को टैक्सेस और फैमिन्स का बर्डन झेलना पड़ा। ट्रेड पोर्ट्स जैसे कैलीकट, मैंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली इम्पोर्टेंट थे। इंडिया टेक्सटाइल्स और दूसरे गुड्स एक्सपोर्ट करता था, जबकि सिल्क, हॉर्सेस, मेटल्स और लग्जरी गुड्स इंपोर्ट होते थे। हुंडी रिटर्न पेमेंट इंस्ट्रक्शन थी, जिससे मर्चेंट्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज के पार करेंसी कैरी किए बिना फंड्स ट्रांसफर कर सकते थे। यह मॉडर्न बैंकिंग का प्रीकर्सर जैसा काम करती थी। टेम्पल्स वर्शिप प्लेसेस के साथ लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन, परफॉर्मिंग आर्ट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर्स भी थे। रूलिंग क्लासेस लैंड और वेल्थ डोनेट करते थे। टेम्पल मैनेजर्स इरिगेशन सिस्टम्स, टैंक्स, पिलग्रिम अकोमोडेशन और मार्केट्स डेवलप कर सकते थे। टेम्पल्स मर्चेंट्स को क्रेडिट देते और इंटरनल तथा मैरिटाइम ट्रेड फंड करते। ये इकोनॉमी के कम्युनिटी कनेक्शन समझने का अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी। रूलर्स, कॉर्टियर्स, हाई ऑफिशियल्स और मर्चेंट्स के पास वेल्थ कॉन्सेंट्रेट थी। लेट 1600s में
पेजेंट्स टैक्सेस और इंटरमीडियरी पेमेंट्स के बाद बहुत छोटे शेयर पर रह जाते। कई लैंड खोकर बॉन्डेड लेबरर्स बनते। फ्रीक्वेंट वॉरफेयर फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट भी करती थी। फिर भी डिफरेंट कम्युनिटीज अक्सर पीसफुली साइड बाय साइड रहती और एक दूसरे पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट थी। वी आर एंटरिंग द फाइनल विजन सेक्शन नाउ। सबसे पहले बिग आंसर फ्रेम, फॉरेन इन्वेजन्स और न्यू डायनेस्टीज ने बाउंड्रीज को कॉन्क्वेस्ट्स, अलायंसेस, वॉरफेयर और फ्रैगमेंटेशन के थ्रू बदला। सोसाइटी ने रेजिस्टेंस, एडेप्टेशन और कल्चरल कंटिन्यूटी के थ्रू रिस्पॉन्स दिया। इकोनॉमी ने एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स, ट्रेड, क्रेडिट और इरिगेशन के सहारे एक्टिविटी जारी रखी, लेकिन कॉमन पीपल का बर्डन अक्सर हार्श रहा। कॉमन कंपैरिजन क्वेश्चन हो सकता है, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज कंपेयर करो। सिमिलैरिटी, दोनों ने मिलिट्री एक्सपेंशन, टैक्सेशन और सेंट्रल अथॉरिटी का इस्तेमाल किया। डिफरेंस, सल्तनत में वायलेंट सक्सेशन और शॉर्ट एवरेज रेंज प्रोमिनेंट थे। मुगल्स, स्पेशली अकबर के अंडर, अलायंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन और टॉलरेंस के जरिए स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब का पीरियड फिर अलग चैलेंजेस दिखाता है। दूसरा लाइकली क्वेश्चन, विजयनगर और अहोम किंगडम्स ने कॉन्क्वेस्ट को लंबे समय तक कैसे रेजिस्ट किया? आंसर में जियोग्राफी, लीडरशिप, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और लोकल सपोर्ट जोड़ो। विजयनगर के लिए सदर्न लोकेशन, स्ट्रॉन्ग रूलर्स, कल्चरल बेस और राइवल पावर्स के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट लिखो। अहोम्स के लिए रिवर्स, हिल्स, फॉरेस्ट्स, पाइक सिस्टम और गरिला टैक्टिक्स लिखना स्पेशली इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, अकबर यंग एज के रूथलेस कॉन्करर से लेटर टॉलरेंट रूलर कैसे बना? सोर्स एग्जैक्ट सिंगल रीजन नहीं देता, इसलिए रिस्पॉन्सिबल आंसर बनाओ। एम्पायर बढ़ने पर स्टेबिलिटी की जरूरत, पॉलिटिकल अलायंसेस, इंटरफेथ डायलॉग्स, हिंदू ऑफिशियल्स, जीजिया अबॉलिशन और सुल्ले कुल ने उसके रूल को रीशेप किया। यह चेंज एम्बिशन और गवर्नेंस स्ट्रैटेजी दोनों से जुड़ा था। इंपॉर्टेंट डेट ड्रिल करते हैं। 12/6 दिल्ली सल्तनत, 1336 विजयनगर एम्पायर, 1347 बहमनी सल्तनत, 1398 तिमूर अटैक, 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और मुगल फाउंडेशन, 1565 बैटल ऑफ तालिकोटा, 1564 रानी दुर्गावती का रेजिस्टेंस, 1576 हल्दी घाटी और 1671 बैटल ऑफ सराघाट। डेट्स को इवेंट और प्लेस के साथ बोलो। अब एक आंसर राइटिंग रूल, किसी रूलर को केवल गुड या बैड लेबल देकर आंसर खत्म मत करो। एविडेंस दो, पॉलिसी बताओ, फिर इम्पैक्ट एक्सप्लेन करो। उदाहरण के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के केस में एम्बिशन, कैपिटल शिफ्ट, फोर्स्ड मूवमेंट और फेलियर। अकबर के केस में अर्ली ब्रुटैलिटी, लेटर अलायंसेस, सुलह आई कुल और कल्चरल ट्रांसलेशन वर्क। यही बैलेंस्ड हिस्टोरिकल रीजनिंग है। एक फाइनल एक्टिव रिकॉल चैलेंज, बिना नोट्स देखे चैप्टर को 5 बॉक्सेस में डिवाइड करो। इन्वेजन्स, दिल्ली सल्तनत, रीजनल पावर्स, मुगल्स और पीपल्स लाइव्स। हर बॉक्स में 2 रूलर्स या ग्रुप्स, 2 इवेंट्स और एक इम्पैक्ट लिखो। फिर मैप पर दिल्ली, हम्पी, मेवाड़, डेकान, असम और मेजर पोर्ट्स लोकेट करने की कोशिश करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज रिकैप कर लेते हैं। 11 से 17 सेंचुरीज में इन्वेजन्स, डायनेस्टिक चेंजेस, अलायंसेस और रेजिस्टेंस ने इंडिया का पॉलिटिकल मैप बार बार रीशेप किया। दिल्ली सल्तनत एक्सपैंड हुई, पर इंस्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस से कमजोर हुई। विजयनगढ़ साउथ की पावरफुल रीजनल फोर्स बनी। बाबर ने 1526 में मुगल फाउंडेशन रखी और अकबर ने एक्सपेंशन को एडमिनिस्ट्रेशन तथा टॉलरेंस से स्टेबलाइज किया। कॉमन मिस्टेक याद रखना, पॉलिटिकल पावर को कॉमन पीपल की लाइफ से अलग मत लिखना। वॉरफेयर, प्लंडर, टैक्सेस, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन ने हार्डशिप बढ़ाई, लेकिन एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स, ट्रेड, टेम्पल्स, क्रेडिट सिस्टम्स और कल्चरल ट्रेडिशंस ने रेजिलियंस बनाए रखी। फाइनल नेक्स्ट स्टेप ये है कि आज ही एक पेज पर टाइमलाइन और एक कंपैरिजन चार्ट अपने वर्ड्स में बनाओ। फिर किसी फ्रेंड को चैप्टर 5 मिनट में सिखाने की कोशिश करो। और अगर टीचिंग करते समय कोई एग्जैक्ट डाउट अटक जाए
तो एडजी से सोक्रेटिक क्वेश्चंस के थ्रू उसे ब्रेक करके समझना रेडीमेड लाइन रटने से बेहतर रहेगा। याद रखो, इस चैप्टर का डीपेस्ट टेकअवे सिर्फ राइज और फॉल नहीं बल्कि हार्डशिप के बीच सोसाइटी की रेजिलियंस है। तुम्हारा छोटा चैलेंज है, बिना देखे एक्सप्लेन करो कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप बदलता रहा फिर भी इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ पूरी तरह खत्म क्यों नहीं हुई। बहुत अच्छा काम। आज तुमने क्लास 8 सोशल साइंस की रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप को डेट्स की लिस्ट नहीं बल्कि कनेक्टेड स्टोरी की तरह रिवाइज किया। नोटबुक बंद करने से पहले अपने 3 स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स और एक रिमेनिंग डाउट लिख लो, फिर आराम से ब्रेक लो और बाद में एक्टिव रिकॉल से खुद को टेस्ट करो। मैं गौरव और स्वाति एडजी पर तुमसे फिर मिलेंगे। सीखते रहो, सोचते रहो और अपने आंसर्स को हमेशा एविडेंस से मजबूत बनाते रहो।